इंडिया साइज एंड लोकेशन। कितने कितने में फुल हैं आपके? आपके फुल नहीं, आपके पैंट चाहिए? इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये जो वर्ल्ड है, तो इस वर्ल्ड में वैसे तो ये इक्वेटर है और इंडिया इक्वेटर के ऊपर है। जो इसको नदर्न हेमीस्फीयर और सदर्न हेमीस्फीयर में बांटता है उसको क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त। एक इक्वेटर, जैसे टमाटर को बीच से न काट दो तो एक ऊपर का टमाटर एक नीचे का टमाटर हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके अलावा ऊपर इसके कितने टुकड़े किए गए हैं? कितने पीस किए गए हैं? 90। ऊपर 90 टुकड़े और नीचे 90। तो हाउ मेनी पीसेस हैव बीन डन एक टमाटर के? अब क्या वो सभी सर्कुलर होंगे? सभी सर्कुलर होंगे। तो यहाँ से जो टुकड़े किए गए हैं 1 डिग्री पर एक टुकड़ा, 2 डिग्री पर, 3 डिग्री पर, ऐसे टुकड़े किए गए हैं बहुत सारे सर्कल। तो जो 23rd टुकड़ा 24th टुकड़े के बीच में, उसको 23.5 कहते हैं। उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आप लोग देखेंगे तो इंडिया की लोकेशन कहाँ है? दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो उसमें बना होगा ना, इंडिया हो गया और नाउ तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये कितने नॉर्थ है? यहाँ तक धीरे धीरे ये 0 है, ये बीच में 0 हुआ, धीरे धीरे ऊपर चलो, ये कितना हुआ? तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, उतने पे के कटिंग की गई है। जब बिल्कुल ऊपर पहुंच जाओगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री नॉर्थ। और इसी तरह से नीचे 1 डिग्री चलो तो फिर क्या होगा? यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ और ये 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। अच्छा, इनको क्या कहते हैं जो 180 ऐसे कटिंग की गई हॉरिजॉन्टल? इनको क्या कहते हैं? ठीक है, तो देयर आर 180 लैटिट्यूड्स। 180 लैटिट्यूड्स हैं फ्रॉम 90 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री साउथ। कहाँ से कहाँ तक? 90 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री साउथ तक है। अच्छा, अब इन्हीं लैटिट्यूड्स को अगर हम देखें तो ये वाला जो है इसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये इसको मकर वृत्त कहते हैं, मकर वृत्त। और इसको क्या कहते हैं? कर्क वृत्त। ठीक है कि नहीं? कर्क वृत्त है। और ये जो इंडिया है, इंडिया कहीं यहाँ पर है। तो अब ये देख लो, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बीच से जाता है। अभी ये पूरा एशिया है और यहाँ पर फिर अफ्रीका भी है। तो अगर हम देखेंगे ये ऐसे, और यहाँ भी क्या है? कनाडा। ठीक है, कनाडा। और ये दोनों है। ठीक है, चिली, वो सारे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका हो गए। हाँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ क्या है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। मेरी बुक है क्या? बुक है आपकी ये। चलो, इतनी बात हो गई। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जा रहा है बताओ? इंडिया के मिडिल से जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी चीज है ट्रॉपिक। अब हम देखेंगे तो लॉन्जिट्यूड्स हैं।
अगर मान लो तुम्हारा लॉन्जिट्यूड 0 डिग्री पर है तो तुम्हें गर्मी लगेगी कि सर्दी? ये बहुत अच्छा बता रही है। कह रही है कि उस समय में पसीने ही पसीने हो जाएंगे, जैसे श्रेया ने बताया। क्यों ऐसा इन्होंने बताया? मतलब क्या इन्हें ऐसा पता था? क्योंकि जो सन रेज है क्या वो सीधी पड़ती है यहाँ और यहाँ तिरछी पड़ती है। या इन्होंने बचपन में पढ़ रखा होगी नॉर्थ पोल इन सब पे बर्फ ही ढकी रहती होगी, वरना ऐसे तो ये नहीं बता रही है। तो ये क्यों कह रही है कि 90 डिग्री में क्या होता है बताओ? सर्दी है, पोल्स हैं, आइसबर्ग्स हैं, टाइटैनिक डूब गया था। और 90 डिग्री साउथ है, ठीक है ना? तो ये अंटार्कटिक और आर्कटिक डिफरेंट रीजन्स हैं जहाँ पर हैं। और जरा और भी चीजें देखो तो यहाँ सीधी रेखा पड़ती है। इस पे क्या है बताओ? सन रेज सीधी पड़ती हैं, तो सबसे ज्यादा गर्मी पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी गर्मी होगी। अच्छा, ये जो बीच का रीजन इसे क्या कहेंगे? यानी ये 0 डिग्री और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भाई 0 डिग्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक गए तो क्या कहेंगे? ऑफ कैंसर। और यहाँ गए ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस पूरे रीजन को कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, गर्मी ही गर्मी। उस कटिबंध को क्या कहेंगे? दैट इज ट्रॉपिकल रीजन। कैसा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल रीजन। और इस रीजन को क्या कहेंगे? भाई मिडिल से उतना ऊपर चले जाओ नीचे उतना ही रहेगा, गर्मी तो वही रहेगी। तो इसलिए इस रीजन को भी क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल रीजन। अच्छा, ये देखो अर्थ है। अर्थ में ये 0 डिग्री है और ये कितना डिग्री है? पूरा सर्कल 23 डिग्री 5 डिग्री नॉर्थ। और नीचे वाला क्या है? 23.5 डिग्री। उससे ऊपर इसका डबल करो जरा, ये ठीक कर रहे हैं। दैट इज 67 डिग्री नॉर्थ। और किसी का इतना ही नीचे कर लो, 67 डिग्री साउथ। और ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। इस रीजन को मैंने क्या कहा बोलो? ट्रॉपिकल रीजन। और ये रीजन फिर क्या हुआ? ऊपर वाला, ये सही बता रहे हैं, कह रहे हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। मालूम है तभी तो बताया कि एक है बिल्कुल गर्म क्षेत्र जहां 0 डिग्री से 50 डिग्री तक का टेम्परेचर। कहां से कितना बोलो? उसको कहते हैं हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं, गर्मी में रहने वाले हैं। हम खून पसीना बहाते हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं, हम गांव के रहने वाले हैं, शहरों की नज़ाकत क्या जाने। अब जरा देखो, यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री से 20 डिग्री रहेगा। और उस रीजन को नोएल क्या कहेंगे? सब ट्रॉपिकल रीजन। शीत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, गर्मी भी रहेगी और सर्दी भी रहेगी। यूरोपियन कंट्रीज लगभग वहीं पहुंच रही है। देखो ये सब यूरोपियन कंट्रीज किसमें पड़ रही हैं? सब ट्रॉपिकल। और इंडिया किसमें पड़ गई? ट्रॉपिकल। इंडिया का कुछ पार्ट कश्मीर किसमें पड़ गया? सब ट्रॉपिकल। तो वहां सर्दी पड़ती है। तो इसको क्या लिखे बताओ? सब ट्रॉपिकल रीजन। और ये ट्रॉपिकल हो गया। और ऊपर चले जाओ तो वो पोलर रीजन, ठीक है? इसके ऊपर भी कौन सा रीजन कहला है? पोलर। बात समझ में आ गई कि कैसे कैसे अगर हम ये वर्ड्स कहीं यूज करेंगे हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ हैं। जब मैं और आऊँ पे ऊपर जाऊँ तो सब ट्रॉपिकल, उसके ऊपर टेम्परेट। अगर और यहाँ ऊपर चले जाओ तो उसका भी आधा चले जाओ तो फिर उसे क्या कहते हैं? टेम्परेट। टेम्परेट में -20 डिग्री से 10 डिग्री तक, निगेटिव और ज़्यादा। और ऊपर चले गए तो -50 -70 साइबेरिया। इसे क्या कहेंगे? टेम्परेट क्लाइमेट। इसे भी क्या कहेंगे? इधर से यहाँ तक टेम्परेट। और फिर धीरे धीरे टेम्परेट क्लाइमेट से ही हो जाएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई कि अगर अर्थ जो रोटेट होती है, क्या इसी एक्सिस पे रोटेट होती है? यस सर। इसी एक्सिस पर रोटेट होती है, लेकिन ये थोड़ी तिरछी है, यस सर। ऐसे झुकी हुई रोटेट होती है। तो ये यहाँ पर ऐसे ऐसे तो अपने एक्सिस से कितना झुकी हुई है? दैट इज, ये श्रेया ने सही बताया, क्योंकि सबसे पहले श्रेया ने कहा सर। इसका मतलब है कि श्रेया को पता है।
22.5 डिग्री अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। बोलो बात समझ में आई? तो अब इस पर ये रोटेट भी कर रही है। और क्या यहाँ पे सन है? Yes, sir. तो जो सन रेज हैं, अगर हम देखेंगे तो सन रेज, बोलो ये जो सन रेज है यहाँ ज्यादा सीधी पड़ेंगी कि इक्वेटर में ज्यादा सीधी Sir, पड़ेंगी? equator. इक्वेटर में नहीं पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ से इस पे सीधी पड़ेंगी। वो कोई चीज झुकी है, झुकी चल रही है। तो अब अगर मान लो जैसे अर्थ है, और ये एक है कि सन तो यही है, लेकिन हमारे पास ये अर्थ है, ये सन है, तो अब ये थोड़ी झुक गई, तो बोलो यहाँ पे सीधी पड़ रही सन रे कि यहाँ? Sir, tropical. ट्रॉपिक में भी, वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में देख लो कहाँ सीधी पड़ रही है। समझ में आ गई बात की नहीं? अच्छा, अब यहाँ पे अर्थ घूम गई ना, सन तो वही चाहो तो फिर अब यहाँ पे बोलो क्या हुआ? Sir, equator. ट्रॉपिक, ये सही बताइए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब सब लोग दुनिया इक्वेटर बता रही थी, तब श्रेया ने बताया सर ये कैप्रिकॉर्न पे सीधी पड़ रही है। नहीं, नीचे है ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इन्होंने क्या कहा कि मकर रेखा पर पड़ रही सीधी। और जैसे ये घूमते घूमते आई और मकर से निकल आई, तो कहते हैं मकर संक्रांति आ गई, 14 जनवरी आ गई, मकर से हट गई, अब गर्मी पड़ी। 14 जनवरी को खिचड़ी का त्योहार मनाते हैं नहीं? मकर से हट जाने को मकर संक्रांति कहते हैं। पहले ये सदर्न हेमिस्फीयर में सन रे सीधी पड़ रही थी, और अब आने के बाद किस पे सीधी पड़ी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो कहते हैं कि हमारा जो धरती है, मतलब जो सूर्य है, वो दक्षिणायन में था और अब उत्तरायण में प्रवेश कर गया। तो यहाँ पर हम तो यही है ना ऊपर में, ये Yes, sir. तो हमको धूप लगने लगी 14 जनवरी के बाद से ये चीज होती है। Yes. तो ये जो इसका वो है रोटेशन से होता है। अच्छा, अब जरा देखो, तो इतना मुझे बता दो कि क्लाइमेट कौन कौन से हैं। जैसे आप एक बताया कि ट्रॉपिकल है, दूसरा सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट और फिर पोलर रीजन हो गया। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पे लोकेटेड है? नॉर्थ भी बोलो। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस पे लोकेटेड है? Equator. और जो अर्थ है वो कितने डिग्री पर बेंड होगा? 22.5. निकल है। और टोटल कितने लैटिट्यूड्स हैं? दैट इज ऑल पैरेलल सर्कल्स, ठीक है, व्हिच आर, जो अर्थ को हाफ हाफ में काटता है उसे क्या कहते हैं? इक्वेटर। तो उसके ऊपर 90 डिवीजन किए गए पैरेलल सर्कल्स के, जैसे टमाटर काटा जाता है नीचे 90, ठीक है। अब व्हाट डज इट मीन बाय लॉन्जिट्यूड? तो लॉन्जिट्यूड देखें, Sir, vertical line. so these are the vertical divisions, those are known as longitudes. देखो, अर्थ में ये यहाँ पर इस तरीके से ये जापान है और इस तरीके से और दूसरे कंट्रीज भी हैं। अब जरा देखो, ये और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। अच्छा, सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। ये इंग्लैंड है क्या? यहाँ 2000 साइंटिस्ट इकट्ठा हो गए। अब बोले हमारे ऊपर से जो लाइन जा रही है ग्रीनविच मेन लाइन है, इसे जीरो लॉन्गिट्यूड माना जाए। सब बैठे थे भाई, बोले कहाँ जीरो माने? जो हमारे ऊपर से आ रही है। तो एक लाइन जो यहाँ से गई उसे क्या माना गया? जीरो लॉन्जिट्यूड। जैसे ये जीरो लेटीट्यूड है ना, ये कौन सा लेटीट्यूड है? और फिर ऊपर 90 लेटीट्यूड है नीचे। ऐसे ही जो इंग्लैंड से देखा गई, क्या उसे जीएमटी कहेंगे? ग्रीनविच मीन लाइन, उस शहर का नाम है ग्रीनविच। तो इट इज ग्रीनविच। तो ग्रीनविच से जो लाइन गई उसे क्या कहेंगे? ग्रीनविच मीन लाइन। अब 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, तो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। और फिर इसके बाद मान लो तुमने खरबूजे की एक फांक की, अब 1 2 3 ऐसे ऐसे फांक काटते कि नहीं? अब काटते काटते पीछे तक पहुंच जाओ, 180 फांक काट डालो। और इधर से भी काटते काटते पीछे पहुंच जाओ, इधर से भी 180। जब तुम इधर से इधर चलोगे तो इधर की ओर क्या पड़ता है? ईस्ट की वेस्ट? Sir, east. तो हम लोग ईस्टर्न कंट्रीज माने गए कि वेस्टर्न? Eastern. इंग्लैंड ने कहा जो हमारे इधर वाले हैं वो सब पिछड़े ईस्टर्न, हमारे इधर वाले वेस्टर्न।
तो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल लोग नहीं कहते हैं, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल। तो आप समझ में आ गए। तो ये एक खरबूजे का पीस, दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे अगर हम कट करते गए और धीरे धीरे यहाँ से ऐसे गए और कितने तक पहुँच गए, 0 लॉन्जिट्यूड से 180 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड, और यहाँ से भी 180 डिवीजन करो। तो अगर यहाँ से ऐसे काटते चले गए तो क्या होगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं वेस्ट। बोलो बात समझ आ गई। हर एक लॉन्जिट्यूड में जो 4 मिनट का फर्क आता है, टोटल कितने लॉन्जिट्यूड है 360, क्योंकि यहाँ से 180 इधर और 180 इधर, तो टोटल कितने हुए, सो 360 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स है। और मान लो इसके मैंने कितने डिवीजन कर दिए, कितनी फाके बना दी। अगर क्लास में 360 बच्चे हैं तो मुझे इस खरबूजे के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 360। और इसका एक लॉन्जिट्यूड घुमा, ये सन है, अभी मान लो ये 0 पे है, 0 से 1 पे घूम जाए, अगले पे 4 मिनट लगते हैं। एक लॉन्जिट्यूड घूमने में इसमें बहुत सारी लाइनें बनी हैं, तो एक घूमने में कितना समय लगेगा, तो 360 घूमने में कितना समय लगेगा, 360 to 4 Yes, sir. चेक करो। तो 360 into 4 for 1 longitude to pass, ठीक है, it takes 4 मिनट। अगर एक लॉन्जिट्यूड पास करना है तो टोटल 360 के लिए कितना होगा, 1000 कितने मिनट हो गए, 4 मिनट 40 हो गए ना मिनट। और अब इसको आवर में बदलो। तो अच्छा ये बताओ, ऊपर लिखो आवर, और एक आवर में कितने मिनट होते हैं, क्या दिस बाई दिस 1 हुआ, क्योंकि दोनों सेम है। तो मैं इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या तुम्हें ऑब्जेक्शन है, नहीं है, क्योंकि मैंने 1 से ही तो किया है, ऊपर और नीचे जब सेम है तो 1/1 ही तो हुआ। जो 1 घंटा है वही क्या 60 मिनट है, बोलो। तो मैं अगर 1 आवर बाई 60 मिनट कर दूं तो क्या उधर 1 बचा, मैं उसी 1 से तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोई दिक्कत, ये सेम होते हैं, ये नीचे ले तो वहाँ 1 बचा, अब मैंने उसी 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत। अब 60 से मिनट काटो, 0 से 0 काटो, 6 से इसको काटो, 6 2 जा 24 तो 24 आवर्स हो गया। तो क्या पूरे 24 आवर्स में सारे लॉन्जिट्यूड पास हो गए, बात समझ आ गई। अब हम अपना इंडिया का विस्तार देखें, तो क्या इंडिया जो इसके ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड में है, अगर ईस्ट में चलते गए तो बताओ जो ये वाला लॉन्जिट्यूड है जो गुजरात से पास हुआ वो कितना है, 68 मिनट। तो 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्ट। समझ लो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री जानते हो बहुत छोटा सा होता है, कभी तुमने डी देखा है, उसमें 1 डिग्री जरा सा होगा, उसके 60 पीस कर दो तो 1 पीस को 1 मिनट कहेंगे। बोलो बात समझ में आ गई। 1 डिग्री बहुत छोटी होती है और उसके 60 टुकड़े कर दो तो हर एक उसको पार्ट को क्या कहेंगे, 1 मिनट। तो कितना हुआ, 68 डिग्री 7 मिनट। इसी मिनट को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक। अच्छा यहाँ से फिर और बहुत सारे लॉन्जिट्यूड पास होंगे, तो आखिरी वाला कितना, 25 मिनट हो गया। तो हमारे लॉन्जिट्यूड का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। सो इंडिया हैज एक्सपेंडेड फ्रॉम, जो भी है हम ये कह सकते हैं कि भुज है या जो कुछ भी है हमारा जो इधर का ये वाला पोर्शन है, गुजरात वेस्ट है, और जो असम है या अरुणाचल प्रदेश है वो ईस्ट है। तो वेस्टर्न से ईस्टर्न एक्सपेंशन कितना हुआ बताओ, दोनों बताओ, अभी जो इन लोगों ने बताया 68 फिर से ठीक बोलो, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 297 डिग्री 25 मिनट्स सही, क्योंकि ईस्ट में ही हम जा रहे हैं, रिपीट करो। 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट्स। सही है। अब हम इसके लैटिट्यूड का विस्तार देखते हैं।
कि हमारे जो कश्मीर का रीजन जो काराकोरम है और वहां से लेके जो लास्ट में इंदिरा पॉइंट है सबसे नीचे वाला वो कौन सा है? सो ये वाला कौन सा? अब यहाँ से लैटिट्यूड भी तो देखने पड़ेंगे। पहली बात तो यही 23 है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उससे भी अब कम करो। इक्वेटर ये है, हम इक्वेटर से बहुत ऊपर है। सर 8 डिग्री ये वाला point कौन है? 37 डिग्री 6 मिनट 8 37 हाँ ये 37 होगा। तो 37 क्योंकि 23 से तो ऊपर ही गए, तो 37 आगे बोलो दिव्या। 6 मिनट्स नॉट और 6 मिनट नॉट। तो ये जो नीचे वाला है क्योंकि ये 8 जीरो के पास आते जाना है, जीरो के पास आते जाना है कि नहीं इक्वेटर के, तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉट नॉट। समझ में आ गई बात? तो 37 पॉइंट ये हमारे लेटीट्यूड हो गए। ये क्या हो गए? लेटीट्यूड। दिव्या दोनों रिपीट करो। ये सॉरी देविका। सर 37 डिग्री 6 मिनट नॉट 2 to 4 बता ही नहीं रही हो, बोलो बेटा। 37 degree 6 minutes north to 8 degree 4 minutes. हाँ मतलब ये सब नॉर्थ में, हम इक्वेटर के ऊपर ही ऊपर हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की बात समझ आ गई? तो चारों चीज बताओ उत्कर्ष। हमारे लॉन्जिट्यूड्स क्या है, लेटिट्यूड्स क्या है? सर latitude है 8 degree 4 minutes और उसके है 37 degree 6 south. सर वो latitude है 36 degree 7 और 97 degree. वो भी लेटिट्यूड है, ये भी लेटिट्यूड है। अभी बोलो। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। समझ में आ गई थी बात कि क्या हमारा इंडिया का एक्सपेंशन। ओके नाउ अब जरा देखो, नेक्स्ट इज ओके नाउ अगर देखा जाए तो जो हमारा इंडिया का विस्तार है ये 30 लॉन्जिट्यूड्स तक फैला हुआ है और 30 लैटिट्यूड। सब्ट्रैक्ट करके देख लो, पता चल जाएगा। लगभग है। तो ऐसा अप्रोक्सीमेटली कहा जा सकता है। ये अब आगे देखते हैं कि अच्छा सो इंडिया एक्सपेंड्स between 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east longitude and यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। सब्ट्रैक्ट करो, लगभग 30 आ रहा है कि नहीं? 29 आ रहा दोनों में। तो ये हमारा एक्सपेंशन है। इंडिया इज ए पेनिनसुला विच इज, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है? सब डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, बीच से गुजरती है। कैंसर सब डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब मुझे ये बता दो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इंडिया में सबसे पहले सन कहाँ आता है? अरुणाचल प्रदेश में कि गुजरात में? क्योंकि सबसे पहले ये अर्थ ऐसे घूम रही है, तो अर्थ घूम रही तो सबसे पहले सन के सामने कौन आएगा? गुजरात आएगा कि अरुणाचल प्रदेश? फिर पूरा भारत आएगा, फिर गुजरात आ जाएगा। तो अब अरुणाचल से गुजरात तक, अरुणाचल में सुबह हो गई तो उसके कितनी देर बाद गुजरात में सुबह? 2 घंटे। क्योंकि लैटिट्यूड्स हमारे पास कितने हैं? 30। तो 30 into 4 करो, 120 मिनट को घंटे में बदलो। 2 घंटे। समझ आया?
30 लेटीट्यूड से एक करके जाएंगे 4-4 मिनट पे। सो हाँ, सर बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ईस्ट बंगाल ये बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने ही कराया था, बांग्लादेश। तो जो उसको वेस्ट बंगाल बनाया, फिर वो पाकिस्तान में चला गया, तो फिर उसके बाद वो अलग देश बन गया, फिर वो बांग्लादेश नाम हो गया। ईस्ट बंगाल तो खत्म ही हो गया। अब देखो, सो 120 मिनट्स इट टेक्स, ठीक है, ऑल लेटीट्यूड्स टू पास थ्रू सन। 120 मिनट, समझ में आ गई बात आपको? तो जो 120 में इंडिया की जो टाइम लाइन है वो बीच से ली गई है ना, इधर की ली गई है। हाँ, वो कहाँ से ली गई है? 82 डिग्री बोलो, 82 डिग्री वो कहाँ से जाती है? मिर्जापुर। अभी उसका नाम इलाहाबाद ना होकर प्रयागराज है, तो प्रयागराज के पास क्या है? मिर्जापुर है, तो उसी में मिर्जापुर उसके जस्ट बगल में है। तो इसलिए तो मेन जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो इंडिया की कहाँ से जाती है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखो, ये तो आप ये बता रहे हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से आ रहे थे, वो मत बोलो। तो जो इंडिया की टाइम लाइन है वो कहाँ से ली गई है? आप सिर्फ ये देखो, वो ठीक ठीक कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर से। सिर्फ इतना ही बोलना है। सो इट इज प्रयागराज, प्रयागराज मिर्जापुर। सो इंडिया, वहां पे जो जब सनराइज होगा वो सब जगह माना जाएगा। 1 घंटे पहले असम में हो जाएगा और फिर 1 घंटे बाद गुजरात में। गुजरात में 7 बजे भी अंधेरा रहता है, 7:30 बजे सो टूटते हैं, और वहाँ पर असम में आप देखो 4 बजे ही उजाला हो जाता है। यस सर। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति, क्योंकि बीच वाला हमने लिया, ओके, वही टाइम लाइन पूरी इंडिया में मानी जाती है। जबकि कोई बड़े बड़े कंट्रीज हैं, जैसे रशिया है, उसमें 7 टाइम लाइन सर चाइना में भी। हाँ, अलग अलग, क्योंकि बड़ा जब एक्सपेंशन होगा, बहुत सारे लेटीट्यूड्स होंगे, तो कई टाइम लाइन होंगी कि नहीं। अब आगे देखो कि जो हमारा साउथ ऑफ द मेनलैंड लाई ऑन अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी, यहाँ पर कौन कौन है बताओ? बे ऑफ बंगाल, अंडमान दैट इज अंडमान एंड निकोबार। सो अंडमान एंड निकोबार इस साइड है, और साथ में ये बे ऑफ बंगाल है, यस सर। बे ऑफ बंगाल। तो बे का मतलब जहाँ बहुत सारी नदियां गिरती हो, दैट इज ए काइंड ऑफ बे। और ये अरेबियन सी, तो यहाँ पर लक्षद्वीप है, द्वीप, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड। और यहाँ पर देखिए, तो इधर क्या है? ये कौन सा सी है? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन। तो इंडिया 3 तरफ 3 डिफरेंट सी से घिरा है। एक तरफ इंडियन ओशन है, और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो इसलिए इंडिया को क्या कहा जाएगा नोएल? पेनिनसुला। इट इज पेनिनसुला। सो इंडिया इज ए पेनिनसुला, इज पेनिनसुला, ठीक है, सराउंडेड ऑन 3 साइड बाई सी। और इंडिया में ये जो पोर्शन बीच का है, ये कैसा है? बोलो, मतलब नहीं, कोस्टल तो ये वाले हैं, प्लेट्यू, जैसे ऐसा रीजन हो कि एक टेबल टॉप। समझ में आ गई? अब हम लोग देखेंगे इंडिया दिखने में कैसा लगता है, टोपोग्राफी कैसी है इंडिया। टेबल टॉप समझते हो? बीच में बड़ा है नीचे चट्टा। और दोनों तरफ ऐसे है, जैसे उस पर चाय पी जा सकती, कॉफी टेबल। यहाँ ये, तो इस चीज को क्या कहेंगे? टेबल जैसा। तो दिस इज टेबल टॉप है। और वो जो टेबल टॉप है वो मुंबई से लेके तमिलनाडु की ओर तिरछी टेबल है। Yes, sir. सारी नदियां किधर गिरती हैं? सब बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के यहाँ से शुरू होकर वहाँ गिरेंगे। समझ में आ गई बात? ऐसा है। ये रीजन कौन सा है? प्लेन्स, तो जो मैदानी क्षेत्र, तो ये नदर्न प्लेन्स है, नदर्न प्लेन्स। अब देखो ये रीजन कौन सा है? बस है माउंट। ये ठीक कह रहे हैं, डिजर्ट।
बहुत अच्छा है, क्योंकि राजस्थान में रह रहे हैं तो इन्हें तो मालूम ही है सब, क्योंकि राजस्थान है यहाँ, नहीं बड़ी बात है। और ये कौन सा रीजन है? माउंटेनियस हो गया। अच्छा ये कौन सा कोस्ट है, ये कौन सा कोस्ट है? वेस्टर्न घाट से तो ये हो जाएगा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, दिस इज वेस्टर्न घाट। और ये क्या है? ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट। ठीक है। अब यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं, यहाँ थोड़े माउंटेन्स भी हैं, तो जो अरेबियन सी से यहाँ मानसून आते हैं, मानसून कहाँ से आते हैं बताओ? ये कौन सी जगह है? मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर, अफ्रीका के पास जो ये है। तो जब यहाँ पर कौन सा एरिया बताओ? छोटा नागपुर या मालवा रीजन, वहां 60 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। 60 डिग्री का मतलब समझते हो कि बिल्कुल वहां पर अब एयर में प्रेशर रह ही नहीं गया, लो प्रेशर में सारी हवा एक्सपेंड हो गई, उड़ गई। और उस जगह को भरने के लिए क्या होगा? बहुत धूप हो जाए तो समझो कल आंधी आएगी, क्योंकि वहां की हवा एक्सपेंड हो गई। अब हवा नहीं बची तो आसपास जो ठंडी हवा क्या भरने नहीं आएगी? बहुत गर्मी के बाद ही आंधी आती है, सर्दी के बाद कभी आंधी आती है? तो क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन हो गया। तो जब यहाँ पर छोटा नागपुर है या मालवा रीजन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा 60 डिग्री टेम्परेचर पड़ता है, तो मेडागास्कर से यहाँ से रेन लेडन क्लाउड्स, पानी भर भर के क्लाउड्स चलते हैं और वो यहाँ 2 महीने बाद पहुँचते हैं। मतलब ये जो गर्मी है मई में पड़ी और जून हो गया 45 दिन बाद पहुँचते हैं। और यहाँ बॉम्बे में सबसे पहली बारिश झमझम झमझम होने लगती है, ये 15 जून के करीब होने लगती है। तो सबसे पहला मानसून कहाँ पहुँचा? बात समझ में आ गई। और इस घाट को मैंने क्या कहा? वेस्टर्न घाट। ये जो है इस हिल का क्या नाम है जहाँ हीरो हीरोइन रहते हैं? मालाबार कोस्ट। तो सारा पानी, अगर एक बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ से टकरा के इधर हो गया तो उधर पानी बरसेगा कि नहीं? तो इसके इधर पानी नहीं बरसता, तो इधर के यहाँ खूब पानी बरसता। मुंबई में 7-7 दिन तक बारिश होती रहती, लेकिन इधर नहीं बरस पाया मालाबार हिल के उधर। इसका नाम क्या है? मालाबार। एक हमारे रिलेटिव है, उन्होंने 80 करोड़ के 1 BHK लिया है मालाबार हिल। अब आप समझो वहाँ कॉस्ट क्या चल रही है। एक कमरा है, एक किचन है और एक छोटा सा, 80 करोड़ है। वो वहाँ सब पॉश एरिया है, वहाँ पे हम जैसे लोगों को जाने भी नहीं देगा। जगह जगह इतने सारी चपरासी खड़े हैं, वो सब हीरो हीरोइन ही रहते हैं। बहुत अच्छी जगह है घूमने। अब मतलब बॉम्बे के अंदर समझो एक जैसे ऊटी और एक वैसा एरिया ना, वैसा टाइप है। अच्छा, इस चीज़ को क्या कहेंगे? मालाबार के इधर अगर बारिश नहीं हुई, ये ठीक है, कह रही रेन शेडो एरिया, वृष्टि छाया क्षेत्र। पानी इधर बरस गया टकरा के, अब इधर नहीं बरसा ना, पहाड़ है तो पहाड़ के इधर बरस गया। जैसे अरावली है यहाँ पे जोधपुर में, तो अरावली के उधर आप देखोगे कि यहाँ से जाओगे लूनी के आसपास पानी बरस जाता है, जोधपुर में बरसता ही नहीं है। तो हम जोधपुर जो है अरावली के इधर पड़ गए ना, हम वृष्टि छाया क्षेत्र में, रेन शेडो एरिया, रेन नहीं आ पाती, 7-8 रेन आती हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत में सुसाइड कौन करता है? यहीं के लोग, नासिक के लोग, क्योंकि बारिश होती ही नहीं है, उनकी फसलें सूख जाती हैं बेचारों। तो सबसे ज़्यादा सुसाइड के केस कहाँ है? रेन शेडो एरिया में। अच्छा, ये तुम्हें मालाबार कोस्ट पता चल गई, कोस्टल एरिया। तो जो वेस्टर्न घाट है उनमें एक मालाबार कोस्ट है, दूसरा कौन सा है? कोंकण यही है गोवा। गोवा के आसपास चलो, इतने एक्सोटिक है। कोंकण रेलवे से जाओ तो मजा आ जाए, आपके 250 रुपये वसूल हो जाए। घूम के आ जाओ, ऐसे पहाड़ों को काट के बनाया गया है, तो मजा आ जाए। तो ये कोंकण कोस्ट है और एक मालाबार कोस्ट है। बोलो, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये जो है इधर की ओर हाइट ज़्यादा है और ये टेबल धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे हो रही है, और उड़ीसा तमिलनाडु की तरफ सब गिरती नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ हो सकती हैं देविका जो यहाँ गिरती हैं? बोलो। सर, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, हाँ, गोदावरी, ये सारी, ताप्ती, ये सारी नदियाँ इधर गिरती हैं, है ना? सब इस साइड ही गिरेंगी। समझ में आ गया? तो ये कभी कभी है कि साल भर वाली नदियाँ नहीं है, बस पानी बरसा तो भर गई तो गिर गई। लेकिन जो ये गंगा यमुना है, ये क्या साल भर बहने वाली है?
क्योंकि बर्फ के पिघलने से गिर रही हैं। Yes, sir. तो ये ऊपर नदन प्लेन की अलग नदियां हैं, सिंधु सतलुज ये सब अलग अलग होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, तो नाउ जो हमारा एरिया है इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल एरिया कितना है? 3.28 meters square. इस 3.28, और हम क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑन कंसिडरिंग द एरिया ऑफ लैंड विच इज अवर पोजीशन, 7th पोजीशन, तो 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। So ये area is Indian land, and our rank is 7, और population की दृष्टि से क्या है? Sir, first 7th in world as per area, and ranking first और पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टि से, मतलब हमारे पर स्क्वायर किलोमीटर में ज्यादा लोग रहते हैं कि अमेरिका के। हमारे पर स्क्वायर किलोमीटर में 7,228 लोग रहते हैं, जबकि अमेरिका के 1 स्क्वायर किलोमीटर में 3 लोग रहते हैं। तो कितने का अंतर हो गया? फर्क है। पॉपुलेशन की दृष्टि से भी हम ही नंबर 1 पर हैं। अब जरा देखो कि ओके, हमारी जो बाउंड्री है, टोटल बाउंड्री कितनी है और उसमें से समुद्र से कितनी मिलती है? 15,200 सो आवर टोटल बाउंड्री इस सीमा रेखा है 15,200 किलोमीटर, एंड कोस्टल लाइन कितनी है? दैट इज कोस्टल लाइन का दिव्या कुछ महत्व है क्या? इंक्लूडिंग 7516.6 किलोमीटर, क्योंकि उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? फिशरीज कर सकते हैं। तो फिश कल्चर होता है कि नहीं? कोस्टल लाइन जितनी बड़ी होगी तो हमारे यहाँ वहाँ के लोगों को व्यवसाय की कोई समस्या नहीं, वो फिश से ही पालन करते हैं और फिर उसका एक्सपोर्ट भी करते हैं ना। ये कोस्टल लाइन है, अंडमान इंक्लूडेड है। हाँ, इनकी भी आती है, जो इतने इनके चारों तरफ के भी है ना। सो इंक्लूडिंग द कोस्टल लाइंस ऑफ इनका, ठीक है। जो हम मेन लैंड की बात कर रहे हैं उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है। मतलब जब भी हम कहते हैं ना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तो सिर्फ यहीं तक आता है, इसको लेते, इसका लेते, समझ आया? वैसे अंडमान निकोबार यहाँ तक भी है, बट हम इसका लेते, ठीक। अब जरा देखिए, इसके अलावा इंडिया जो है हमारा, इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है। वैसे हमारा इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है? लेकिन एशिया का बहुत बड़ा प्राइम लोकेशन हमारा है, क्योंकि वेरियस जो सी रूट्स हैं वो इंडिया में आते हैं सबसे पहले, और इंडिया से, क्योंकि अफ्रीका में तो कहीं तेल भरने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ कोई डीजल का कोई ऐसा पोर्ट है। तो इंडिया एक अच्छा कंट्री है, तो वहाँ यहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो बहुत सारा वो यहाँ से भी ट्रेड करते हैं। और इसके अलावा जो आगे चाइना तक ले जाना है, चाइना का भी सामान इंडिया के थ्रू ही जाता है, इंडियन कोस्टल लाइन, और फिर यहाँ से ऊपर क्या होगा? समझ आ गया? सो इंडियन ओशन is having a prime location, तो हम we are at very strategic point, हम कैसी जगह पे हैं? Strategic point at Indian Ocean, ठीक है। तो इस बात को लिखें कि Indian land mass has a central location, Indian land mass has central location। अच्छा, बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, और ये लिंक का काम कर रहे हैं बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये मान लीजिए
यहाँ से जो यूरोपियन कंट्री से चाइना में व्यापार होगा तो पहले यहाँ आएगा फिर ऐसे जाएगा। यहाँ नहीं आएगा तो कभी कभी ये मीनाम्बकम यहाँ के पोर्ट पर उतरेगा। मान लो आप कहेंगे भाई पोर्ट ब्लेयर में ना उतरे, बम्बई में ना उतरे, तो मीनाम्बकम और जो दूसरे हैं वहाँ पर पत्तन जिसको कहते हैं पोर्ट, सी पोर्ट्स होते हैं कि नहीं, जहाँ जहाँ रुक सके, तो यहाँ से जितना भी होगा वो यहाँ भी हो रोक की जा सकता है। तो हमारी लोकेशन इंडिया की कैसी है, प्राइम लोकेशन हो गई कि नहीं। सो और हम किसको कनेक्ट करते हैं, वी कनेक्ट ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। एशिया, ये एशिया में दैट इज ये कौन सा यूराल पर्वत है, यूराल माउंटेन। तो यूराल माउंटेन का क्या मतलब है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूराल लोकेशन, बोलो देविका, अभिषेक। ये यूरोप और एशिया को अलग कर रहा है और ये चंद्रमा से भी दिखता है। यानी यूराल माउंटेन ऐसा माउंटेन है, सीधा माउंटेन बीच में, तो यूराल के इधर यूरोप और यूराल के उधर, बोलो बात समझ आ गई। अब आगे देखिए। सो ये हमारी स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन है। सो वी फैसिलिटेट, हम क्या करते हैं, हम इनको इंटरकनेक्ट भी करते हैं एंड वी प्रोवाइड ए ट्रेड, वी फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन ईस्टर्न एशिया एंड वेस्टर्न एशिया। एशिया के बीच में भी व्यापार हो तो हम काम करते हैं। इसके अलावा जो चाइना से एक सिल्क रूट है तो वो इंडिया में कहाँ से होके जाता है, बोलो। मान लीजिए ये चाइना से जो सिल्क रूट है ना, वो इंडिया के हिमालय से होकर के यहाँ ईरान और यहाँ तक जाता है। ये सिल्क रूट है, पहाड़ों से जाता है। तो जो सिल्क रूट है ओल्ड, सबसे पहले व्यापार 1500 साल पहले व्यापार नदियों से नहीं होता था, सी से नहीं होता था, वो किस रूट से होता था, यहाँ। तो यहाँ से जो चाइना से सिल्क पहुंचा वो इंडिया से होते हुए ही पहुंचा, इसको कहते हैं सिल्क रूट। तो फेमस सिल्क रूट, आगे आपके क्वेश्चन में आएगा, इट पासेस थ्रू इंडिया फ्रॉम ये चाइना टू पर्सिया। पर्सिया ईरान का दूसरा नाम है। पर्सिया किसका नाम है, चलो अब देखो, पहले यूनान नाम था ग्रीक का, फिर अब ग्रीस हो गया। प्रूशिया जर्मनी का नाम था ना। इंडिया ऑक्यूपाइज स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। क्या हम साउथ पार्ट में एशिया के, यही तो एशिया है, और एशिया के हम किस पार्ट में हैं, साउथ। और साउथ एशिया हो गए तो साउथ एशिया के पार्ट में हो गए, ठीक है ना। और जो डिफरेंट साउथ एशियन रीजन्स हैं उनके आपस में एक टाई है, उनकी यूनिटी, उसको क्या कहते हैं, सार्क। सार्क सम्मेलन होता है कि नहीं हर साल, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल और कंट्रीज, समझ आ गया। साउथ एशिया की, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब आते हैं। अब जरा देखिए, इंडिया हैज स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन साउथ एशिया। ये क्वेश्चन का आंसर है, इसे लिखें, इंडिया हैज स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन साउथ एशिया। दिव्या, कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, कितनी, 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरी। का हेड कौन होगा, बोलो। हाँ, यूनियन टेरिटरी में क्या मुख्यमंत्री होगा, नहीं, तो उसमें फिर मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ होगा। बाकी सब जगह कौन होता है हेड, राज्यपाल। राज्यपाल को क्या कहते हैं, बोलो। गवर्नर हो गया, चीफ, ये सही कह रहे, चीफ मिनिस्टर भी उन्होंने बताया, मुख्यमंत्री, ये एक्स्ट्रा बताती है हमेशा। तो यानी मुख्यमंत्री हो गए, चीफ मिनिस्टर, और राज्यपाल वहाँ के हो गए गवर्नर। इंडिया का हेड कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होता है, जैसे द्रौपदी मुर्मू, ऐसे यहाँ का भी हेड होगा, तो वो हेड कौन होगा, गवर्नर, राज्य। जो राज्य का मुख्य है वो राज्यपाल।
तो हमारे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। नाउ हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो किससे किससे मिलती हैं नोएल? वी शेयर अवर बाउंड्री विद सर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश, विद पाकिस्तान। ठीक बता रही हो। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ये क्या? yes sir, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, भूटान, नेपाल। भूटान बहुत गरीब देश है। उसके प्राइम मिनिस्टर का एक टाइम नाम हुआ करता था यू मांग मांग खा, अब खैर नाम बदल गया है। भूटान, नेपाल। वो कहीं भी जाते हैं तो हाफ पैंट पहन के जाते हैं, फुल पैंट नहीं पहनते, पैसे की कमी नहीं। सो श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान लिखो, भूटान लिखो, और मालदीव्स, म्यांमार भी है। सर मालदीव्स नेबर कंट्री, अच्छा, बाउंड्री भी शेयर चाइना, नेपाल, भूटान इन नॉर्थ, म्यांमार, चाइना हो गया। इंडिया एंड श्रीलंका आर 2 आइलैंड कंट्रीज। ये बात सही है, बाउंड्री नहीं शेयर हो रही, नेबर कंट्रीज हैं। ठीक है, इसको हटा लें। और इस तरीके से श्रीलंका को भी नहीं कहा गया ना, नमस्ते। सो वी शेयर अवर बाउंड्रीज विद दिस। बांग्लादेश भी लिखो, बांग्ला। सब म्यांमार के साथ ऐसा किया है। क्या? सब दक्षिणी स्टेट है, मालदीव्स को अच्छा, म्यांमार, इसी को वर्मा कहते थे पहले। अब जरा देखो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बहुत जगहों से पास होता है इंडिया में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कई जगहों से पास हो रहा है, लेकिन कहाँ से नहीं पास हो रहा है? तो आपको ये एमसीक्यू बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। ओडिशा, तो बुक में ये क्वेश्चन है। yes sir, तो ओडिशा, ओडिशा से नहीं पास हो रहा है। सेकंड देखो कि द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडिया, ईस्ट, 97 degree 25 minutes east, तो 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, दैट इज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव ए कॉमन फ्रंटियर। नेपाल, नेपाली बात सही है। If you intend to visit Kavarati during your summer vacation, which one of the following? ठीक है. So the following unit territories you will be going to Lakshadweep. That is fifth. My friend hails from a country which does not share. तो ताजिकिस्तान. See. हमारी लैंड किसी इनसे नहीं होती। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन अरेबियन सी। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। Now, name the countries which are larger than। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, सही है। रिपेज पर 2 कर दिया। रशिया, कनाडा, यूएसए, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ब्राजील, इंडिया से ऊपर लिखना है, एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया साउथ के ईस्ट में। ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो यहाँ कौन सा पड़ता है? साउथ और ईस्ट में। ये साउथ व ये ईस्ट, और ये क्या हुआ? साउथ ईस्ट। अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट इज विच आइलैंड कंट्रीज आर अवर सदर्न। मालदीव्स एंड तो साउथ में कौन कौन से पड़ेंगे? यहाँ से श्रीलंका पड़ गया और मालदीव्स हो गया। ठीक है, तो श्रीलंका एंड मालदीव्स। ओके, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात, बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, हाउ डज इट हैपन? Because of standard meridian lies. Standard time. यस, ये बात है, इतना ही हमें लिखना है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, तो देयर इज ए टाइम लैग 2 hours. of 2 hours between Gujarat and Arunachal Pradesh for sunrise. Pradesh for sunrise. It is due to standard meridian. our vast longitudes, our range of latitude. ऐसा क्यों हो रहा है 2 घंटे का लैग है? रेंज ऑफ लॉन्जिट्यूड बहुत ज्यादा है ना हमारे पास। Yes, sir. कितना है? ऑफ 30 लाइंस। कितने लॉन्जिट्यूड कितने का है? 30 का है ना, इसी वजह से 30 4 20 हुआ। सो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, सो टाइम टेकन, अब देखें स्टैंडर्ड टाइम मेजर्ड, अब देखें यहाँ से एज for each latitude to pass through sun, it takes, ये लिख देना 4 मिनट, ये आंसर में लिखा है अभी। हर लेटीट्यूड को 4 मिनट लगता है, तो 30 लेटीट्यूड को 120 मिनट लगेगा, ठीक है। सो इंडिया हैज कंसीडर्ड इट्स स्टैंडर्ड टाइम passing through its center, that यही बात लिख देना। So India has considered its standard time lying on latitude, जो किस पे लाई करता है? latitude, वो ठीक मिडिल में लाई करेगा। देखो ये 97 है, ये 67 है, तो क्या मिडिल में ही 84 के करीब नहीं होगा? तो इसलिए लाइंग ऑन लेटीट्यूड दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ऑफ ईस्ट, इट पासेस थ्रू प्रयागराज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। Now, the central location of India, यानी भारत की जो सामरिक स्थिति है उसकी समीक्षा कीजिए कि भारत इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो इंडियन लैंड मास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडियन ocean routes which connect the Europe in the west and the east Asian countries. central location between east and वेस्ट एशिया। तो इन दोनों के ठीक बीच में है ना ईस्ट में पढ़ रहे हैं ना वेस्ट में, हम तो साउथ में पढ़ रहे हैं। वैसे देखें तो साउथ में, लेकिन साउथ में भी हम ईस्ट की तरफ नहीं है, जैसे ईस्ट ज़्यादा ईस्ट नहीं, वेस्ट की तरफ ज़्यादा। एशिया तो है, एशिया के बिल्कुल किनारे पे ही हम पड़ जाएंगे, तो साउथ वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। देखो अब इसके बाद इंडिया इज साउथ वार्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कंटिनेंट। अच्छा, द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स कनेक्ट्स यूरोप टू ईस्ट एशिया। देख लो, अगर हम ये देखें तो ट्रांस इंडियन का नोएल क्या नाम है, इसका क्या मतलब समझती हो? बोलो। सो जो ट्रांस नोएल की मुस्कुराहट, हाँ इनकी मुस्कुराहट में इनका आंसर छुपा हुआ है। ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स
ठीक है। कनेक्ट्स, ये किसको कनेक्ट करते हैं? हमने बताया कि ये यूरोप से कनेक्ट कर लेते हैं कि नहीं इंडिया को। तो इंडिया को ये यहाँ से फिर ये इधर जाएंगे। कनेक्ट्स ओशन रूट्स, कनेक्ट्स यूरोप टू यूरोप से लेकर के ईस्ट एशिया। टू कंट्रीज। देखो ये क्या हुआ बोलो, यहाँ ये सारे कौन से कंट्रीज हैं? क्या ये ईस्ट ऑफ एशिया? यस सर। तो ईस्ट एशिया, और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे यूरोप होगा, यस ये अफ्रीका को, यही तो यूरोप होगा। यूरोप से कनेक्ट करेंगे कि नहीं? यूरोप टू ईस्ट एशिया, उनको यही इंडिया से होकर के व्यापार करना है। अब देखिए सर जम्मू कश्मीर स्टेट है यूनियन टेरिटरी? अभी यूटी है, फिर स्टेट अभी उसका वो नहीं हुआ, जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक यूटी। और भी यूनियन टेरिटरी। हाँ फिर 9 यूनियन टेरिटरी। चेक कर लेते हैं। अभी हम यूनियन टेरिटरी का नाम भी लिख सर लेंगे। दादर एंड नगर हवेली और दमन दीव दोनों एक है ना? हाँ। चंडीगढ़ भी। चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी है। तो अभी हम लिस्ट बता देते हैं आपको कौन कौन सी, तो उससे पता चल जाएगा, ये बदलता रहता है। अब देखें इसके अलावा द डेक्कन पेनिनसुला प्रोवाइड्स इंडियन ओशन, द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू इंडियन ओशन दैट हेल्प्स इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद। ये जो हमारा ये डेक्कन पेनिनसुला है, ये दक्षिण का पठार डेक्कन पेनिनसुला है, क्या ये इंडियन ओशन के अंदर घुस गया है? यस सर। नहीं तो चिपका चिपका निकल जाता है। इंडिया तो अलग है ना, गोंडवाना लैंड है, वो जा करके जुड़ गई। इंडिया उसके साथ नहीं था, एशिया के साथ। आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और ये सब एक गोंडवाना लैंड थे, टुकड़े हुए। तो ये जो इंडिया का पोर्शन था ये भिड़ गया जा करके एशिया में, और Yes, sir. जहाँ भिड़ा वहां पर ये एक उठ Mountains. गया। तो वो एक सबसे न्यूएस्ट माउंटेन कौन सा बना? हिमालय। वर्ल्ड का सबसे न्यूएस्ट माउंटेन क्या है? हिमालय। वो अभी भी राइज कर ही रहा है, तो बढ़ता हुआ उनके प्लेट पास आ रही, ठीक है। तो इस वजह से ये डेक्कन पेनिनसुला कहाँ प्रोट्रूड हो रही है? इंडियन ओशन में। तो इसलिए हमारा किससे ज्यादा संपर्क है बताओ? और हम किसके ज्यादा पास हैं? अफ्रीका के भी तो ज्यादा पास हैं। सो वी हैव क्लोज कांटेक्ट विद अफ्रीका, इससे ईस्ट एशिया के भी ज्यादा पास हैं, ठीक है। अब देखिए नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्टल लाइन एज इंडिया हैज। नो अदर country has as long coastal line as India has। तो कोस्टल लाइन में सुरक्षा आसान होती है और हिमालय से भी सुरक्षा आसान है। हमको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं करना पड़ रहा है खुद को, सिर्फ इधर पाकिस्तान से खुद को सुरक्षित करना पड़ता है। अब देखिए सो इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन इंडियन ओशन विच जस्टिफाई द नेम। सो we deeply protrude into Indian Ocean, so the name of ocean is on the name of our country, हिंद महासागर और इंडियन ओशन। ऐसा कोई और ओशन है जो किसी कंट्री के नाम से हो, लेकिन हमारे नाम से एक ओशन हो गया। सो वी डीपली प्रोट्रूड, into Indian Ocean so the name of ocean is on the name of our country, name of ocean is on the name of। पहले के समय में जो इंडिया में सबसे अच्छा कॉटन होता था और हम लोग उसे सिल्क रूट से, जैसे हमने बताया ना आपको कि सिल्क रूट कहाँ से चलता था? चाइना से। तो ये जो चाइना से सिल्क रूट यहाँ आता था तो ये इधर इधर से जाता था, तो हम लोग सिल्क वहाँ पर क्या करते थे, बेचते थे पर्शिया और इन सब जगहों पर, और उनसे सोना लेते थे। कॉटन वहाँ सिल्क रूट में सिल्क नहीं बेचते थे, हम कॉटन बेचते थे। विश्व का सबसे अच्छा कॉटन इंडिया में। और
मुंबई में, सूरत में, इन सब में, और इधर की तरफ भी बहुत था, कोलकाता में। कोलकाता के लोग तो उस समय कॉटन ही पहनते थे। आप देखो विवेकानंद ये सब कॉटन में ही पहनते थे, जबकि सबसे महंगा है, लेकिन कॉटन सबसे ज़्यादा होता है। आज नंबर 1 पे बांग्लादेश है, क्योंकि टूट गया भारत। तो बांग्लादेश, जैसे इन्होंने पूछा नहीं कि एक वेस्ट बंगाल है तो दूसरा ईस्ट बंगाल, क्या बांग्लादेश है? तो यही वहाँ सब नंबर 2 पे हम आ गए। तो कॉटन सबसे अच्छा कहाँ होता है? इंडिया में सबसे पहले होता था, तो हम उसके बदले में गोल्ड लेते थे दूसरे से। और उस समय एक और काम हुआ, उस समय क्या, ये जो इंग्लैंड है वहाँ पर स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हो गया था क्या? Yes, sir. उससे कॉटन मिल बन गई, यानी एक साथ 1000 थ्रेड्स बनाए जा सके। तो उनको कच्चा कॉटन चाहिए था, तो उन्होंने बहुत लोगों को भेजा कि ढूंढो ढूंढो इंडिया कहाँ है। वो इनको नहीं पता था इंडिया कहाँ है, हम लोगों का पर्शिया तक ही था, उनको नहीं पता। तो उन्होंने पहले अमेरिको को भेजा, ठीक है, तो उसने अमेरिका की खोज कर डाली। फिर कोलंबस को फिर से भेजा, तो उसने तो बोल दिया कि अमेरिको ने कि यही इंडिया है, और उनको रेड इंडियंस कह दिया। आज भी वो रेड इंडियंस कहलाते हैं, वहाँ के लोग काले काले, वो रेड इंडियंस। फिर कोलंबस को कंफर्म करने के भेजा, बोला नहीं ये इंडिया नहीं है, ये तो अमेरिका है, ये दूसरा कंट्री है। फिर बोला अरे 2 को भेज दिया था, अमेरिको को भेजा, कोलंबस को, फिर से बोले वास्को डिगामा तुम जाओ इंडिया। फिर तो वास्को डिगामा आया, फिर उसने इंडिया की खोज की। इंडिया की खोज इसीलिए की गई कि इंडिया के पास अच्छा कॉटन था, इस इंडिया से हमें कच्चा माल चाहिए, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस वजह से। अब जरा देखो कि आपको कुछ और चीजें भी आइडेंटिफाई करनी होंगी कि कुछ चीजें हम आपको मैप में बताते हैं। So, countries constituting Indian subcontinent. So, मैप में आपको दिखाना पड़ेगा, मैप में कंट्रीज कंस्टिट्यूटिंग इंडियन सब कंटिनेंट। इंडियन सब कंटिनेंट में कौन कौन से कंट्री हैं? जैसे इसको कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, एक बहुत बड़ा कंटिनेंट होता है। इंडियन सब कंटिनेंट में पाकिस्तान भी है, इंडियन सब कंटिनेंट में नेपाल भी है। तो मतलब जो हमारा ये रीजन है ना, इसको कहते हैं इंडियन सब कंटिनेंट। उसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं? तो देखो, कंट्रीज कंस्टिट्यूटिंग इंडियन सब कंटिनेंट, दैट इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ये सब इसी में आ जाएंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
फिर तिब्बत आता है, लेकिन वो चाइना का पार्ट है। तिब्बत तो चाइना में हो गया ना, तो चाइना लिख के तिब्बत लिख दो। पूरा चाइना नहीं आता है, तिब्बत आता है। नेपाल, भूटान, म्यांमार ये सब भी आएंगे। म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। द स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान, गुजरात, विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। सो अभी देखो कि यहाँ से लीजिए, सो इस पोर्शन से ही जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, गुजरात आ जाएगा। कि गुजरात रीजन हो गया। गुजरात के बाद यहाँ से देख लो, राजस्थान यहाँ पर है, इसके इधर, तो राजस्थान का थोड़ा एरिया पड़ गया कि नहीं, राजस्थान, और ये तो गुजरात हो गया। फिर इसके बाद आप देखिए, ये पूरा पोर्शन मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश भी आ जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद यहाँ तक मध्य प्रदेश है, फिर ये छत्तीसगढ़ है, दिस इज छत्तीसगढ़, और ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद छत्तीसगढ़, और ये मध्य प्रदेश, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे झारखंड आएगा। झारखंड, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल भी आ जाएगा। ये पोर्शन वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल से भी गया ना। वेस्ट बंगाल के बाद जो इस साइड के हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दो चीजें हैं, एक यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये उड़ीसा से नहीं जाती, इसीलिए इन सब से जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम बताओ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सही है, रिपीट करो। राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। So that tropic of cancer passes through this. The state through the northernmost latitude in degree, जो नदन है, जो कराकोरम रेंज से जाता है, ये कितना? 37 degree 6 minutes north. 37 डिग्री 6 minutes north. नॉर्थ, ठीक है। Now the southernmost latitude of Indian mainland, 8 degree 4 minutes north. सही है। The eastern and westernmost latitude, वो भी आप बता देंगे। 68 तो degree 7 minutes. जब ऐसा आपको शो करना हो ना, तो ऐसे लाइन दिखाना और तब वहाँ लिखना। बुक में ऐसे लाइन दिखानी, ऐसे लाइन दिखा के लिखना, ठीक है कि नहीं? अब देखो, और द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 seas, जहाँ पर तीनों से दिखाई पड़ जाए। कन्याकुमारी, वहाँ खड़े हो जाओ तो लगता है सब सी है, कहीं वो है ही नहीं। ऐसे नाउ द स्टेट सेपरेटिंग पाक स्टेट, तो यहाँ इंडिया से जो इसको अलग करता हो, तो ये बीच की जगह क्या है, पानी के, पाक स्टेट। दो मेनलैंड के बीच जो पतली सी जलधारा होती है, उसको एक स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट होता है उस जगह का नाम। जैसे हम लोग बहुत सारे चीज़ें एस्चुअरी जानते हैं, लैगून जानते हैं, उसी तरह से स्ट्रेट भी होता है, आइलैंड होता है। तो स्ट्रेट का मतलब है जो दो मेनलैंड को अलग करे, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, देखो, सो इसको नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। So, union these are Jammu and Kashmir, Yes. Ladakh, Jammu and Kashmir, Delhi, Chandigarh, New Delhi. J&K को एक साथ लिया गया, Yes. लद्दाख को लिया गया, Yes. ठीक है। सब फिर इसके अलावा चंडीगढ़, चंडीगढ़ किसकी किसकी राजधानी है? हरियाणा, ठीक है, और खुद यूनियन टेरिटरी है। दैट इज दिल्ली, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। देखो दादरा एंड नगर हवेली एक साथ माना गया है और दमन एंड दीव एक साथ माना गया है, तो दमन एंड दीव एक मानो और दमन एंड दीव दादरा एंड नगर हवेली को अलग मानो। ठीक है, फिर लक्षद्वीप, पुदुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप, एंड अंडमान हाँ सर दिल्ली में हाँ दिल्ली भी है। एक भी है तो 1 2 3 4 दिल्ली भी लेना पड़ेगा। तो अब इससे क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। देयर आर 9 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 9 अपडेटेड हैं। ये हाँ? नहीं देखो ये बदलती रहती हैं। अब ये जो नेट कहेगा वो हमें लेना पड़ेगा। नेट में देख लो 9 लिखी है, तो अब और सारी साइट्स में देख लें तो दादर और नगर हवेली दमन में दोनों एक हो गए हैं। नहीं, अभी देखो 8 डियर 8 और 9 यूनियन टेरिटरीज, इसका आंसर देखो। ठीक है, इससे पता चल जाएगा। यही सारी है। तो स्कूल में क्या लिखा गया है? एक तो किसको फिर हटाया है? दादर और नगर हवेली दमन को एक माना है। तो अभी हम फिर से देखेंगे क्योंकि कहीं कहीं 8 यूटी भी लिखा है। मैं इसको फिर से देख लेता हूँ। 8 यूटी है, उनको एक मान लिया जाए। ये सब एक मानो। यहाँ से ये सारी क्या है? 1 मान। ठीक है कि नहीं? ओके, नाउ लेट अस कम टू सिविक्स। सिविक्स निकालिए। What is democracy? Why democracy? यही आएगा क्या? So कुछ इसमें मेन क्वेश्चन है, वो देखो। What is why देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोस का क्या मतलब होता है? पीपल। और अगर किसी का शासन होता है जैसे ऑटोक्रेसी, तो रूल, क्रेसी मीन्स रूल हो गया, तो रूल ऑफ पीपल को क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का क्या मतलब होता है? ये ठीक कह रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा कि अमीरों का शासन, बहुत मालदार लोगों का, तो उसको क्या कहेंगे? एरिस्टोक्रेसी। यानी बहुत पैसे वाले लोग हों तो किसी देश को चला सकते हैं ना, जिनके पास अरबों खरबों रुपए, कुछ भी करें, किसे भी मरवाएं। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है? बोलो। देखो कई चीजें आप लोगों ने देख ली, एरिस्टोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी।
क्रेसी। बैंक में चले गए, कल आना, चलो निकलो यहाँ से, ये बैंक है, तुम्हारा घर है क्या? जो अफसरशाही, अफसर लोग जो काम करें ना, अपनी उंगलियों पे नचाए, तुम्हारा काम ही ना करें। तो अफसर जो किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे पहुंच गया, अगर वही देश चला रहा है तो उसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे अफसरशाही। और इसको क्या कहेंगे? अमीरों का शासन। एरिस्टोक्रेसी का क्या मतलब है? रूल बाय नोबिलिटीज। French Revolution. हाँ, अमीरों का अगर शासन है। और डेमोक्रेसी, Rule of government. People. डेमोक्रेसी, दैट इज रूल ऑफ पीपल। ऑटोक्रेसी, Rule of soul. Army. ऑटोक्रेसी क्या होता है? रूल ऑफ यानी जैसे किम जोन उन बोला, जो लाल टी शर्ट पहन के है ना, ऐसा करना, सोल्जर से तुम गोली लिए खड़े रहना, मार देना बस चुपचाप। तो ऐसे उसने बोल दिया सुबह, तो आज कोई लाल टी शर्ट नहीं पहनेगा, आज मेरा मन है कि लाल रंग नहीं देखना। और दूसरी जो लाल रंग पहन के देखा, मारा गया। नॉर्थ कोरिया में यही है, उसने बाहर चपकवा देंगे 4 तरीके के हेयर कट, जिसने 5वीं तरीके कर लिया, काटो गर्दन। उसमें वो स्पीच दे रहा था, उसमें एक बोला तोप के रख, सामने रख के उड़ाओ इसको। उसने अपने परिवार के ज्यादातर लोगों को मरवा दिया ऐसे। तो ऑटोक्रेसी का मतलब है कि देयर इज नो रूल एंड रेगुलेशन, वॉट एवर वन डिजायर्स इज द रूल, डिजायर ऑफ वन सेल्फ इज द रूल। मेरी इच्छा ही है मेरा शासन, दैट इज डिजायर ऑफ वन सेल्फ इज रूल। अब हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। डेफिनेशन देखो, सोल्जर्स का शासन तो मिलिट्री रूल होता है। सो डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इज इलेक्टेड बाय, ruler is elected by people। ठीक है? So democracy is the best form of government because the rulers are accountable, rulers are representative। वे हमारे representative हैं। जब हम भेजते हैं मोदी को कहीं पर, तो वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी तरफ से जा रहे हैं, मतलब हम भेज रहे हैं। मोदी अपने आप, या कोई भी है, किसी जगह का चीफ मिनिस्टर, तो वहाँ के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव। तो रूलर्स क्या हैं? दीज आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एंड आर अकाउंटेबल फॉर देयर जॉब। उन्हें अपना हिसाब किताब देना पड़ता है कि नहीं? सो रूलर्स इसमें क्या होते हैं? आर representative of people and accountable for their work। वैसे तो सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसी तरीके से कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जगह जगह है, कहीं कहीं मोनार्की भी चल रही है, लेकिन द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा हैप्पी है। चाइना में भी आपने देखा कि वहाँ 700-800 लोग गए और बोले अफसर से कि देखो हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है और ऐसे ऐसे दिक्कत, बोले एक आना चाहिए, 700-800 नहीं आओ। फिर अगले दिन भी लाइट नहीं आई, फिर पहुँच गए बोले। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है जाओ, और फिर उसी रात उसने सबको, औरतों बच्चों तक को मरवा दिया। बोले 800 लोग क्या करने आए। तो वहाँ पर कोई ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं, उनकी मर्जी चलती है। अगर आप 5 मिनट पहले पहुँच गए रेलवे प्लेटफॉर्म पे, कहेंगे ट्रेन आने में 5 मिनट है, अभी क्या कर रहे हो, ये सब क्या है, चलो तो वो कह रहे हैं ट्रेन तो कभी लेट नहीं हुई पिछले 50 सालों में, 1 सेकंड भी, तुम 5 मिनट पहले क्यों आए। और ग्रुप में तुमने अगर कहीं सत्संग भजन कर लिया, बोले ये टाइम पास कर रहे हो, इंडिया को आगे बढ़ाना है, ये फिजूल काम नहीं करो, अकेले बैठ के जो करना है, भीड़ मत लगाओ। 2 अगर एक साथ हो गए तो म्यूटनी है, फिर मरना है। तो बोलो क्या है, एक हमें मिला भी था, ये निजामुद्दीन ने बोला आपके यहाँ तो चौराहे पे खड़े होकर मोदी को गाली दे, तो हमारे कुछ भी जरा सा खबर भी किसी को मिल गई तो गला कट जाता, तुम लोग तो बहुत आ जाते। तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
अब हम देखेंगे डेमोक्रेसी के फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स, यही दोनों क्वेश्चन आने हैं, मेरिट और डिमेरिट। आप ध्यान रखना, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्या फायदे और क्या नुकसान। नाउ सो देखो फीचर्स, फीचर्स का क्या मतलब है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्या सिर्फ चुनाव हो जाना ही डेमोक्रेसी है? नहीं। मान लो चाइना में एक वहां पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, तो वो कहते हैं हम इसमें से किसी एक को चुन लो, तो लोगों को दूसरी पार्टी नहीं बनाने देते हैं, वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो अब तुम किसी को चुन ही नहीं, जैसे बीजेपी खड़ी हो जाए, क्या कमल कोई चुनना है, तुम मोदी को चुनो चाहे मिश्रा, तो कोई मतलब रह गया क्या? तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। दूसरी चीज, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, उसमें कोई पक्षपात नहीं होता है। फ्री एंड, अर्जेंटीना की तरह नहीं, वो जैसे वहां पर एक पार्टी थी, वो 25 साल से वही जीत रही थी, लोग उसे जिता नहीं रहे थे, वो अपने आप फर्जीवाड़ा करके जीत जा रहे थे। तो ठीक है, फ्री एंड फेयर। हाँ बोलो बेटा। People's opinions are given proper respect. हाँ ये भी बात सही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं एंड पीपल कैन चेंज द रूलर आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। हो सकता है कि नहीं? पीपल कैन चेंज द रूलर, पीपल चेंज भी कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग इलेक्शंस, थ्रू इलेक्शंस। कैसे कर सकते हैं? थ्रू इलेक्शंस के द्वारा वो कर सकते हैं। और ये भी बताया नोएल ने कि सम्मान किया जाता है। देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीपल एंजॉय फंडामेंटल राइट्स। तो सबको फंडामेंटल राइट्स मिलते होते हैं और फ्रीडम, कुछ भी बोलने की आज़ादी है। देख लो अब डिबेट्स होती रहती है कि नहीं, कितनी बड़ी बड़ी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीपल एंजॉय फंडामेंटल राइट्स। और बताइए। 1% 1 वोट। हाँ, राष्ट्रपति के भी वोट की वही वैल्यू है। सो इसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होल्ड होता है ना, तो एक एज के ऊपर सभी को वोटिंग राइट्स होते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइजी इज देयर एंड रूल ऑफ 1 person 1 vote होल्ड। सबके वोट की उतनी वैल्यू होती है। अब देखिए, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वर्क अंडर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। अपनी मर्जी से शासन नहीं चला सकती कि कुछ भी। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट रूल्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में लिखा है उसके आधार पर ही शासन करेगी। इतना ही रखिए। पालनपुर खुद पढ़ लीजिएगा, पालनपुर सिंपल ही है ना। कितने गांव हैं, कितने गांव। हाँ, कल है एसएसटी का पेपर ना आप लोगों का। ओके, कल अभी फिर उसके बाद किसका पेपर है? फिर साइंस साइंस करेंगे, कल साइंस करेंगे।
मोशन पूरा आ रहा है, No, sir, matter आ रहा है। फंडामेंटल यूनिट है, सर थोड़ा सा ही है fundamental। थोड़ा सा हम बाकी कह मैटर है, हाँ बाकी मैटर है। सर साइंस में हमने कहा वो बस एक ही चैप्टर देखिए। कौन सा? हाँ केमिकल इक्वेशन। ये हमने पहले से पेपर बना रहा मैम ने पेपर पहले तो बना रखा और मैथ में कुछ सुधार हुआ? नहीं मैथ में पूरा 3 आ रहा है। कंचिका का कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरा होगा ना जून में एक साल तुम क्यों इतना हम सोचा हमारा दोबारा होगा ऐसे हाँ, दूसरा होगा। तो वो तो नहीं नेक्स्ट लेक्चर का ये लो। लास्ट से इतना हुआ है हमारे अब मैं साक्षी केमिस्ट्री बहुत गंदे लगते हैं। सी लिखवाना चाहिए, कोई भी चीज़ है, उसका मतलब कोई और भी फैक्टर होगा, वो सी में। अभिषेक लड़कों का अंशिका ये दिव्या है कोई और है पता नहीं कौन है ईशान